हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से हम क्लास 12th बोर्ड के सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है। ये जो हमारे हैं कुछ सब्जेक्ट्स, इनके हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे आज से हम। तो सबसे पहला सैम्पल पेपर हम करेंगे फिजिक्स का सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करेंगे आज हम अभी। तो देखो, तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा कि इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनालॉग टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालॉग होती है, मतलब सेम होते हैं क्या। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही सेम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काम करता है क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई कोई भी चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट कर लेगा। बताओ, कर लिया इसने जनरेट। तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट मैग्नेटिक चार्ज। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता। अब क्यों? क्योंकि देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम क्या ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ है हमारा तो ये जा रहा है। देखो, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये हमेशा नॉर्थ साउथ के कॉम्बिनेशन में रहेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये कि सेम नहीं है ये, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, जिसमें म्यू आर की वैल्यू ये गिवन है हमें, और ये ई आर की भी, एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू गिवन है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू सी अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट सॉरी म्यू अंडर रूट म्यू आर ई आर, ठीक है। तो आप इसमें बस जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, सी की, म्यू की वैल्यू पुट कीजिए, ई आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसका, और में जो वो है वो क्वेश्चन आप पूछ रहा है। ए प्लेन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। किसमें? जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, प्लेन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या पूछ रहा है कि एक सेकेंड, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में होंगी। तो ये आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा, ये हमारे 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये देखो, मान लो ये जेड में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो ये सब क्या होते हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये हमारी इस प्रकार से कुछ जाएगी, ठीक है, ये हमारी कुछ इस प्रकार से इस एक्सिस में जाएगी, और ये हमारी परपेंडिकुलरली जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यही पूछ रहा है कि अगर हमारे जेड डायरेक्शन में हमारी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगी। तो आप ऑफ कोर्स उसका आंसर बोल सकते हैं एक्स और वाई प्लेन में होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पीएन जंक्शन फोटो डायोड इज मेड अप ऑफ मटेरियल, जिसमें बैंड गैप हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन एब्जॉर्ब बाय मटेरियल। तो वो पूछ रहा है कि इतना, हम देखो बैंड गैप हमें दे रखा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। तो हमें एनर्जी गिवन है, और ये बोल रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू, एक सेकेंड, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक एनर्जी इक्वल टू एच एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें एनर्जी दे रखी है, एच प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है, तो फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बेस्ड अपॉन। किस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक। और कुछ और में क्या पूछा है, ए बार मैग्नेट फॉल हाइट एच थ्रो रिंग। एक हमारा बार, इसको रिलीज करते हैं, एक हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक बार मैग्नेट, ठीक। उसको हाइट एच से हम थ्रो किएंगे, फेंकेंगे उसको, कहाँ पे फेंकेंगे, मेटल रिंग, एक हमारी मेटल रिंग है, ये हमारी एक मेटल रिंग है, हमने इस पे इसको फेंक दिया तो ये नीचे आ रहा है, ठीक।
तो क्या हो रहा है, ये इसको मान लो यहाँ पे हमने माना है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। तो आपने फैराडे लॉ में पढ़ा था कि देखो, तो हमने इसको फेंक दिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है इसके आगे कि कैन वी से नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। तो क्वेश्चन ये तो देखो सर, ये रहा रिंग विल इट एस्केलरेट इक्वल टू जी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने जब इसको थ्रो किया तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या यह जी के इक्वल मतलब ग्रेविटी के बराबरी एक्सकलेट करेगा या उससे कम। तो उसके लिए आपने देखो फैराडे का एक लॉ पढ़ा था वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में आपने पढ़ा था। तो देखो जैसे कि क्या कहते हैं, सन किल्स फादर किसने दिया था, लेंज ने दिया था। जैसे कि अगर ये इसके पास आ रहा है तो ये जो हमारी ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ये जो जनरेट होंगी ये अपोजिट जनरेट कर लेंगी, यहाँ पे साउथ जनरेट कर लेंगी। मतलब जो चेंज हो रहा है उससे अपोज करो। अगर साउथ आ रहा है तो साउथ जनरेट कर लो तो वो रिपेल होगा, अगर साउथ जा रहा है तो नॉर्थ जनरेट कर लो तो अट्रैक्ट होगा। मतलब जो हो रहा है चेंजेस को अब क्या कहते हैं अपोजिट करो। जैसे कि अगर आ रहा है वो तो साउथ जनरेट होगा तो ये रिपेल करेंगे, कुछ रिपेल करेंगे तो इसकी एस्केलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम बोल देंगे कि यस इसकी एस्केलेशन जी से थोड़ी कम हो जाएगी। देखो ये लिखा हुआ है ये लिखा है escalation will be less than g because of induced current ring opposes the motion of electric field। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, an electron is deflected while moving through certain region of space। इलेक्ट्रॉन हमारा डिफ्लेक्ट कर दिया किसी स्पेस में, कैन वी से देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कोई वो क्या क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है रीजन में। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे कि जा रहा है हमारे किसी स्पेस रीजन में, अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं करता तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो नहीं है क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। देखो वो डिफ्लेक्ट कब करता है, जब वो परपेंडिकुलरली हो। मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा हो, थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन हमारा मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसके परपेंडिकुलरली हो, तो क्या होगा ये कुछ इस प्रकार से इस साइड करके ऐसे ये डिफ्लेक्ट करेगा और सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो। लेकिन अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है हमारा, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारी इसी साइड जा रही है। अब देखो, अब जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। नहीं होगा ना डिफ्लेक्ट, तो हम इसका यही रीज़न देंगे। देखो ये लिखा है रीज़न इसका, कहाँ लिखा है, ये रहा अकॉर्डिंग टू, ये भी नहीं है, ये रहा नो मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट इन द रीजन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पता इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। 6th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप स्मॉलेस्ट विच वन। जो हमारा कंडक्शन जो आपने बैंड थ्योरी पढ़ी थी कि हमारा ये देखो ये हमारा ये बैंड हो, देखो मैं आपको 3 डायग्राम बनाऊंगा, आपको यहाँ पे समझाऊंगा। 3 डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग चीज़ें हैं। एक हमारा कंडक्टर है, एक हमारा ये हमारा मान लो ये हमारा है क्या सेमीकंडक्टर, ये हमारा है कंडक्टर, ये हमारा इंसुलेटर। अब हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे जो इंसुलेटर है वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो देखो जैसे तो इसका गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस गैप इस बैंड में आ ही नहीं सकते। जब इलेक्ट्रॉन इस बैंड को जंप करके नहीं आ सकते ऊपर तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर में क्या होता है, ये ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से। जब ओवरलैप होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे ईजिली जा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा गैप नहीं होता कि जंप ना कि जा ना सकें, और इतना भी कम गैप नहीं होता कि ओवरलैप कर जाएं। तो इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर में जाके करंट फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे कम बैंड गैप किस में होता है, जी हाँ, सबसे कम बैंड गैप होता है कंडक्टर में। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है
स्मॉलेस्ट बैंड गैप इन द कंडक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, कि कितना गैप होना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स के लिए न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो इसका आंसर है 1 फर्मी, ठीक, 1 फेम्टोमीटर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स, वाई। जो हमारा स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई होता है उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं प्रोटॉन से। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन न्यूट्रॉन, क्या लिखा है ये, इसकी थोड़ी लेंथ कम कर देते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिपेंड ऑन न्यूट्रॉन्स। जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे, ठीक है। अब अगर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होंगे तो देखो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेटर रिपल्सन होगी। तो दैट्स वाई रिपल ना करें, वो अनस्टेबल ना बने, इसलिए हमारे जो प्रोटॉन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, जिससे कि हमारी मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना जनरेट हो पाए, और इसमें प्रोटॉन ज़्यादा और न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। क्यों, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और इसकी वजह से रिपेल करके अनस्टेबल बन सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन्हें क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इन ए गिवन ग्राफ सो दैट वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आई अप्लाइड वोल्टेज वी फॉर टू डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट इंटेंसिटी रेडिएशन आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल। आपको बताना है कि देखो एक आपको एक कर्व दे रखा है, देखो तो आपको यह बताना है इस कर्व में कि कौन सा है जो सेम मटेरियल से आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो वेरिएशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला ग्राफ दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा डिफरेंट मटेरियल है। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी होगी कि डिफरेंट मटेरियल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हर वो मटेरियल डिफरेंट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, गॉट इट। सेम सोर्स की फ्रीक्वेंसी के एज इट इज कोई दूसरा सोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं कर सकता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आए हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो क्वेश्चन नंबर ये 8 का आंसर क्या होगा। अब मान लो कोई सेम अगर हमारा मटेरियल होता तो उसमें जो हमारा जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम ही अप्लाई होता। जैसे कि अगर ये यहाँ पर रुक रहा है हमारा, तो नेक्स्ट भी आके यहीं पर रुकेगा हमारा, तो ये बोल देंगे हम सेम मटेरियल। 1 और 2 हमारा हो गया सेम, और 3 एंड 4 हो गया हमारा सेम। लेकिन क्वेश्चन में सेम नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंट, तो अपोजिट कर दो। 1 एंड 3 हमारा हो गया अपोजिट, 2 और 4 हो गया अपोजिट। क्यों हुआ अपोजिट, क्योंकि सेम मटेरियल में जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है एज इट इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम देखो हमारा 1 भी यहाँ पे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आ रहा है, और 2 भी यहाँ पर आ रहा है। तो देखो यहीं पर हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो रहा है दोनों का सेम, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सेम मटेरियल है। बट ये जो अदर हैं 1 और 3 ये अलग अलग पोटेंशियल पे स्टॉप हो रहे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सेम मटेरियल के हैं। ओके, यू गॉट इट। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 1,3 एंड 2,4 हमारे डिफरेंट मटेरियल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th पे, इन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन वाई। जो हमारे पीएन जंक्शन होता है जब इसमें बाइज ना की गई हो, फॉरवर्ड रिवर्स कुछ बाइज ना की गई हो, तो होल डिफ्यूज पी एन जंक्शन, तो होल जो है पी जंक्शन से एन जंक्शन में डिफ्यूज क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो इसका आंसर होगा, देखो द होल्स ऑफ कंसंट्रेशन the holes of concentration of p side is greater than n side, इसलिए डिफ्यूजन हमारा टेक प्लेस करेगा। अगर हमारी एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक तरफ कंसंट्रेशन हमारी लो है तो हायर टू लोअर हमारा फ्लो कर जाएंगे। इसी प्रकार से अगर जैसे हमारे पी साइड ज़्यादा मतलब होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो जाके उस साइड जाके डिफ्यूज होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, ठीक। इसका और पार्ट क्या बोल रहा है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज। अब
देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, प्री बोर्ड में भी आया था ऐसा इस टाइम। तो ये बोल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारा, जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ठीक है। अगर उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या है वो, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो देखो इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ओनली वन रिपल, मतलब ओनली वन पल्स चलती है उसमें। देखो ये होती है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये आया फिर इस पे छोड़ी, फिर ये, फिर इस पे छोड़ा, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ। तो बोल रहा है ओनली वन रिपेल ऑब्टेन पर साइकिल में हमें एक ही मिलेगा, ठीक है। तो सो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ज। तो जब हमें एक ही मिल रहा है तो हमें ये कह सकते हैं कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी 50 ही है। अगर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर लिखा होता, अगर यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो आप इसका डबल कर देते, तो जिससे हमारा आंसर हो जाता 4, ठीक है। तो देखो अब आते हैं 10th पे, क्योंकि देखो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली एक साइकिल, तो देखो ऐसे करता रहेगा वो कंटिन्यूअसली। और हाफ वेव क्या करता है, हमारा एक पल्स जनरेट किया, फिर इस पे छोड़ा, फिर दूसरा पल्स जनरेट करता है, इस प्रकार से होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वही उसका आंसर होगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसका डबल हो जाएगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन प्लेस पार्टिकल ऑफ 200 टाइम। तो जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्लेस कर दिए, 200 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। बट हैज़ हैवियर द सेम चार्ज वुड द रेडियस चार्ज। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसी अनदर पार्टिकल जो कि 200 टाइम्स हैवियर है 200 टाइम्स। तो उसके रेडियस पे क्या चेंज आएगा, तो आपने को रेडियस पढ़ा हुआ है अपने, आर का फॉर्मूला होता है हमारा ये। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मास हमारा डिवाइड में आ रहा है, मतलब मास हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ बोल रहा है कि मास उसका 2 टाइम्स हैवियर हो गया, इट मीन्स उसका रेडियस 200 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं, जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा, ठीक। तो हम बोल देंगे 200 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमारे न्यू पैटर्न पे बेस है ये सब। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे जो मूव है, जो फ्री करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही करेंगी। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज होंगी और प्लस चार्ज की मतलब कन्वर्ज मतलब आएंगी, तो प्लस चार्ज की तरफ आती है कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताऊँ मैं कि ये प्लस चार्ज है तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, और ये नेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। क्या ये होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव में आती हैं और पॉजिटिव से जाती हैं। ये आपको ये तो रीजन गलत हो गया, और क्वेश्चन भी गलत लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ऐसा नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वो अलोंग मूव नहीं कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिफरेंट भी अलोंग मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने चार्ज डाला तो जरूरी थोड़े वो इसी साइड मूव करेगा, वो ऐसे भी तो मूव कर सकता है किसी अदर फोर्स की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बोथ आर हमारे इनकरेक्ट है। इसके लिए आप इसको रीजन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए वाइट लाइट पास थ्रू लेंस। जब हमने कोई वाइट लाइट पास की लेंस से, तो वायलेट लाइट इज मोर रिफ्लेक्टेड। तो वायलेट लाइट रेड लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिफ्लेक्ट की। अब क्यों, रीजन उसका सुनो। फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वायलेट, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट वायलेट से ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स करेक्ट, जो हमारी वायलेट लाइट है वो रेड लाइट से ज़्यादा रिफ्रेक्ट होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ रेड लाइट से ज़्यादा, क्योंकि रेड लाइट की इज ग्रेटर देन वायलेट, क्योंकि जिसकी ज़्यादा फोकल लेंथ वो कम रिफ्लेक्ट करेगा।
अब आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, क्योंकि ए असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या बोल रहा है, डायपोल ऑस्किलेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो डायपोल ऑस्किलेशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हैं प्रोड्यूस। तो इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। बिल्कुल सही लिखा है इसका भी आंसर, क्वेश्चन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द फोर्स बिटवीन प्लेट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइन वेरीज विथ चार्ज ऑन इट। जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो लीनियरली जो हमारे वो वेरी करता है क्या, हमारा क्या कहते हैं, कैपेसिटर वेरीज लीनियरली विथ चार्ज ऑन इट, उस चार्ज के हिसाब से वो वेरी करेगा। ये हमारा एसर्शन दे रखा है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज पर यूनिट एरिया में होता है। तो इसका आंसर, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, देखो Q इक्वल टू क्या होता है, सॉरी F इक्वल टू फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q तो हमने लिख दिया ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, ये Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हमारा Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि लीनियरली हमारा वेरी करेगा, ये क्वाड्रेटिकली, ये सॉरी ये हमारा क्वाड्रेटिकली हमारा ये वेरी करेगा, ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि ये जो Q है ये स्क्वायर है, ठीक, इसलिए ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा। अब इसका रीज़न क्या दे रखा है, तो असेंशन तो हमारा पहले रॉन्ग हो गया। अब रीज़न क्या दे रखा है इसमें, कि जो हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के, नहीं, वो परमेबिलिटी जो हमारा ये होता है एप्सिलॉन नॉट, इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमारा इसका रीज़न भी करेक्ट हो, पहले तो असर्शन रॉन्ग है, रीज़न भी करेक्ट है, एक तो करेक्ट वर्ड वो नहीं लिखा है सेंटेंस, इसलिए हम लिख देंगे इसका आंसर डी, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर इनकरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन बी। अब हम सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज एज शोइंग इन द फिगर ऑलमोस्ट बैलेंस। ये बैलेंस्ड है, ठीक है, इसने पहले बोल दिया ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक। अब जिसमें पी की वैल्यू हमें गिवन है, ये पी है, इसकी वैल्यू गिवन है हमें, आर की वैल्यू गिवन है हमें, एस की वैल्यू हमें गिवन है, और ई हमें दे रखा है 48 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, तो सॉरी ये क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, एक हिसाब से वो दे रखी है ये। अब रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हमें वो दे दिया क्या कहते हैं, एक डाटा। अब डाटा के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। जो हमारा बी है यहाँ पर, ये जो बी है यहाँ पर आपका पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा। तो चलो व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो आप इसको पी अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस करके इस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यू की वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी पे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो वी पे पोटेंशियल निकालेंगे अब हम। तो देखो बी पे क्या पोटेंशियल होगा, देखो मैं सॉल्व, इसमें देखो डायरेक्टली आंसर दे रखा है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा। तो हमें इसमें जो बी पॉइंट है उस पर पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ये बात पता है कि जो हमारे जो रेजिस्टर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वो पैरेलल में उनका क्या होता है, उनका पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज में उनका करंट सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। आर की वैल्यू 5 दे रखी है, और ये 48 दे रखा, यो सॉरी एस की वैल्यू 11 दे रखी है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये बैलेंस होता है, जैसे 10/5 इक्वल टू, ये हमें गिवन नहीं है क्यू, तो हम क्यू ही लिख लेंगे, अपॉन 11। तो ऐसे क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22। क्यू की वैल्यू 22 आ गई हमारी। तो हमें सभी पता चल गए कि ये 10 है, ये 22 है, ये 5 है, और ये 11 है। जब हमें सभी रेजिस्टेंस पता चल गए तो हम क्या करेंगे, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा आंसर, 10 और 22 कितना हो गया, 32। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे आ जाएगा हमारा ये
32 और इसका भी सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे क्या आएगा, ये हमारा 32 आ चुका था और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे 5 + 11 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये हमारी बैटरी है, ठीक, और ये हमारे दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, एक है 32 का, एक हमारा 16 का, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे इन रेजिस्टेंस को, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस जब हमारा निकल जाएगा तो उससे हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, I = V/R लगा के, ठीक है। जब हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो V की वैल्यू 48 रख देंगे, R की वैल्यू हम जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो रख देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें I की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में B पर पोटेंशियल पूछ रहा है। तो आप क्या करो, जब उसके बाद हम I इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जैसे इसका I कैसे निकालेंगे हम, देखो तो ये पैरेलल में है तो इसका 48 है, तो इसका ये भी 48 मतलब इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो मानते हैं यहाँ पे हमारा ये पूरा टोटल कितना है, 48 है। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V = क्या होता है, IR। तो I = क्या होगा, V/R हो जाएगा। तो V क्या है, टोटल हमारा 48 है और R की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इनकी इक्विवेलेंट क्या हमने निकाल ली थी, इनकी इक्विवेलेंट थी कितनी थी, 10 + 22 कितना हो गया, 32। इनकी इक्विवेलेंट हमारी आई थी ये। तो हमारी ये टोटल I की वैल्यू आ गई कि इस बारी हमारी वायर में I की वैल्यू कितनी होगी, तो जो हमारी I की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी 3/2। तो ये जो हमारी I की वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करेंगे हम सेपरेटली इसका पोटेंशियल निकाल देंगे और इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। कैसे, V = IR रख के। I की वैल्यू हमने निकाल ली टोटल, कि यहाँ पे टोटल, क्योंकि देखो सीरीज में है, सीरीज में I सेम होता है तो हम I रखेंगे। पैरेलल में V सेम होता था इसलिए हमने V रखा था पहले। तो हमने I की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। I की वैल्यू हमारे आ चुकी थी, कितनी आई थी, 3/2 आई थी। तो यहाँ पे हम 3/2 रखेंगे और यहाँ R की वैल्यू रख देंगे। R कितना है, ये था हमारा 10, तो इस हिसाब से आ जाएगा हमारा 15। ऐसे हम इस साइड का निकालेंगे। इस साइड कितना आ रहा है, इस साइड 22 है, तो 3/2 × 22। तो हमने देखो दोनों की आई निकाल ली। तो एक आई हमारी आई है 15, मतलब एक पोटेंशियल हमारा आया 15 और एक पोटेंशियल हमारा आया है 33। तो ये देखो हमने इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हमने P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल निकाल लिया है। अब जब दोनों के पोटेंशियल हमारे आ चुके हैं, फिर वो मिड पॉइंट में पूछ रहा है उसके कि B पे कितना होगा। तो आप क्या करोगे, मीन निकाल दोगे उसका। तो आप क्या करोगे, 33 + 15/2 कर दोगे। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आएगा 24। इसके आंसर में 32 लिखा है, ये इनकरेक्ट है, आंसर इसका 24 होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी उस गैल्वेनोमीटर में वो क्या होगी। तो आपका अब इसका आंसर आप क्या देंगे, तो इसका आंसर देखो, पहला ऑप्शन है B/D, दूसरा D/B, तीसरा डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, चौथा इन द बिगिनिंग ऑफ B/D द लेटर ऑफ D/B। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D/B, क्योंकि देखो करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है। मान लो अगर ये अनबैलेंस होता थोड़ा बीटोस्टोन ब्लेज, ये बैलेंस्ड ना होता तो करंट कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर। अब देखो यहाँ का रेजिस्टेंस है 10, यहाँ का रेजिस्टेंस है 22, यहाँ का रेजिस्टेंस सिर्फ 5 और यहाँ का रेजिस्टेंस 11। तो देखो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, और करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर फ्लो करता है करंट हमारा। तो यहाँ देखो, यहाँ सबसे कम करंट होगा, यहाँ ज़्यादा करंट होगा। तो करंट क्या करेगा, डी से बी की तरफ मूव करेगा। करंट कहाँ से क्या करेगा, डी से बी की तरफ। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एडिशनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर्म BC पैरेलल सीरीज एंड, मतलब उसको क्या कहते हैं, बीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है। मान लो ये बीट स्टोन ब्रिज है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो BC है ये, इसमें जो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो अभी हमने स्टार्टिंग में इसकी Q की वैल्यू निकाल ली थी, ये 10 है, 5 है, ये कितना था, ये 11 था। तो देखो ये अपॉन ये कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, ठीक है। 10/5 और ये कितना है, ये हम मान लेंगे Q का Q ही मान लेंगे अपॉन 11। तो Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी,
22 आ जाएगी। तो इससे हमारे ये क्लियर, तो हमारा Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 22 बैलेंस होने के लिए। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए। ठीक, ये बी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, करेक्ट इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है ए व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड इंस्ट्रूमेंट यूज नल डिटेक्टर। हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, नल, कि वो क्या कहते हैं कि वो करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा है, नल डिटेक्टर कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जो कि बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है फ्लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बैलेंस कंडीशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, गैल्वेनोमीटर की बैलेंस कंडीशन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, वेरिंग आर्म रजिस्टर। ठीक है, नहीं, वेरिंग रेशियो ऑफ आर्म रजिस्टर, उनके रेशियो को वेरी करना पड़ेगा कि जब ये दोनों रेशियो बराबर आ जाएंगे हमारे तो वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा वही केस बेस्ड टाइप में ही है, इसको आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड यू एंड ये पी एंड वी, मतलब इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है, वो कौन सा रिलेशन होता है, तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, देखो तो इसका आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है। इसका आंसर क्या होता है, देखो इसका आंसर होता है, करेक्ट है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। तो आपको ये लर्न कर लेना है। अब ये कैसे डिराइव हुआ, तो देखो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, हमने लेंस फॉर्मूला लिया, ये हमने पुट किया, ठीक है, 1/f = 1/v - 1/u। तो हमने क्या किया, एफ की वैल्यू निकाल ली हमने। जैसे हमने एफ की वैल्यू निकाल ली, तो अब आपको पता है पावर क्या होती है, 1/f होती है। जो हमने एफ की वैल्यू निकाली थी उसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका यही बन जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये होगा उसका आंसर, उनके बीच में रिलेशन, पावर और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है टू थिन लेंसेज केप्ट नियर ईच अदर, दो थिन लेंसेज एक दूसरे के नियर रख दिए हैं 4 मिलीमीटर पे, ठीक है, एक दूसरे से 4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। इफ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेंस आर इतना, फर्स्ट और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है हमें, तो फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उनको कॉम्बाइन करने पे पावर क्या आएगी। तो अभी आपको मैंने बताया है कि देखो पावर क्या होती है, पावर हमेशा याद रखना, पावर हमेशा सीरीज रजिस्टर की तरह ऐड होती है। जैसे कि पी नेट कितना होता है, पी नेट हमारा होता है P1 + P2 + P3 + डॉट 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 डॉट, इस हिसाब से हमारी पावर ऐड होती है। तो देखो हम इस तरीके से ऐड करेंगे, तो लेकिन इस तरीके से ऐड करने के लिए हमें क्या कर, पावर तो यहाँ कहीं दे ही नहीं रखी है, पावर तो पूछ ही रहा है। तो देखो ये P1 कहाँ से आएगा, ये P2 कहाँ से आएगा, तो देखो इसका लिए हम पावर का यूज़ करेंगे 1/f, P = क्या होता है 1/f, और f की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखो f दे ही रखा है, निकालना क्या है, ये दे रखा है फोकल लेंथ 20 और 25, फोकल लेंथ हमें दे ही रखी है, तो बस 1/f + 1/f2 ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो तो आपने ये 1/f = ये किया, फिर आपने ये कर दिया इसको सॉल्व। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का हमारा कोई कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है कितनी 20 सेंटीमीटर, जिसको मेड बाय ग्लास इमर्ज इंडेक्स, जिसको हमने एक इतने इंडेक्स वाले में हमने उसको इमर्ज कर दिया, तो उसकी पावर को क्या होगा, और उसकी फोकल लेंथ ये है, उसको हमने इतने रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स वाले में मर्ज कर दिया, तो उसकी पावर को क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमारा पहले हो गया, पहले वाला क्या कहते हैं, पहले हमारा ये होता है फॉर्मूला, हमारा लेंस मेकर वाला फॉर्मूला, देखो तो ये हमारा है, तो इससे बहुत क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो जैसे कि हम क्या करेंगे, ये हमारा पहले एयर वाला आ गया, फिर हमने जो पानी में इमर्ज किया तो लिक्विड वाला निकाला हमने, तो जब दोनों के हमारे आ जाएंगे तो उन दोनों को हम एक को डिवाइड कर देंगे दोनों को एक दूसरे से। तो देखो इसमें हमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी थी, हमने यूज़ कर ली, हमें क्या कहते हैं ये 20 सेंटीमीटर दे रखा था फोकल लेंथ, हमने यूज़ कर लिया, जो जो हमें डाटा गिवन है हमने सभी का यूज़ कर लिया। फोकल लेंथ का हमने कैसे यूज़ किया बताना, अच्छा फोकल लेंथ का हमने यूज़ किया है इसके रेडियस निकालने के लिए, क्योंकि R = क्या होता है f/2 होता है, तो हमने इसका रेडियस निकालने के लिए हमने फोकल लेंथ यूज़ की। तो देखो यहाँ पे हमने फोकल लेंथ यूज़ कर लेंगे और सिंपली हम इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा -3.4। जब हमारा आंसर -3.4 आ जाएगा तो हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है जिसका, जो कि 2 सेंटीमीटर उसकी क्या है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर इमर्ज इन लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, मतलब पहले उसकी ये थी, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ ये थी, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी ये निकालना है आपको। तो सिंपल ये भी वही उसी तरीके को जैसे अभी आपने किया था, तो पहले एयर की निकाल लिया आपने, फिर आपने लिक्विड की निकाल ली, फिर दोनों में आपको आपने जस्ट वैल्यू पुट कर दी है, एयर में हमेशा 1 ही लेते हैं हम, है ना। तो देखो फिर आपने जस्ट वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर आ गया 5, तो आप यहाँ टिक लगा देंगे कि आपका आंसर है 5। है आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक सेकेंड, बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जिसकी पावर इतनी डायोप्टर है। तो आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। सिंपल वही फॉर्मूला, एफ इक्वल टू क्या होता है 1/p होता है, मतलब p इक्वल टू 1/f, मतलब f इक्वल टू 1/p। अब p की वैल्यू आपको ये दे रखी है तो f की वैल्यू आप निकाल लोगे। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, f की वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो आपके f की वैल्यू आ गई 0.5। और हाँ याद रखना कि क्या कहते हैं ये 0.5 अभी हम कैसे बताएंगे कि इसका नेचर क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव है। तो देखो हमारी फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कैसे आएगी तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि जो हमारा पी को होता है, ये पी पावर, सॉरी ऊपर मैंने शायद मिस कर दिया था, जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है -1/f होता है इसका फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है -1/f। अब पहले से हमें यहाँ माइनस दे रखा था, ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो कॉनकेव कर देंगे, माइनस में आ रहा है तो कॉन्वेक्स कर देंगे, ठीक है। अब सेक्शन सी पे आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल लूप, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर इज एल्यूमिनियम, एक कॉपर की है और एक एल्यूमिनियम की है जिसको रोटेट करते हैं हम विथ सेम स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक हमारी आयर, एक कॉपर की है और एक एल्यूमिनियम की है, दोनों को हम रोटेट करते हैं, दोनों लूप्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टेट द रीजन ऑफ कॉइल इंड्यूस ईएमएफ, तो आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ को एक्सप्लेन करना है पहली बात तो, और एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताना है करंट बी मोर एंड वाई, तो किस में ज़्यादा करंट होगा और क्यों होगा। देखो तो उसको अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक। तो इसका आंसर, पहले का आंसर क्या है कि ईएमएफ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है इंड्यूस ईएमएफ इन बोथ लूप विल बी सेम। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो थोड़ी मटेरियल पे डिपेंड कर, मतलब वो तो ईएमएफ इंड्यूस तो होगा ही जित कोई भी मटेरियल हो, लेकिन अब किस में ज़्यादा होगा और इसमें किस में कम होगा वो कैसे हम बताएंगे। तो देखो उसको बताने के लिए हमारा देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है। तो जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, ये उतना कम क्या करंट, उतना कम, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो अब देखो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है। तो कॉपर में, सॉरी रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम का, और कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। तो इसलिए हम बोल देंगे कॉपर में कम रेजिस्टेंस होने की वजह से कॉपर में ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए ये हमें दे रखा है, ये सर्किट दे रखा है, वो बोला टोटल एनर्जी बताओ। तो एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल से क्या होता है आपको पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² होता है फॉर्मूला हमारा एनर्जी का। कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी हो तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ CV², ठीक है। तो हम देखो पहले तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें V तो हमें दे रखा है 2, C निकालना पड़ेगा। तो हम C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको इसका सीरीज कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। देखो ये क्या है, ये सीरीज में है तो इनको सीरीज में ऐड कर देंगे, 1/6 + 1/3। सीरीज में ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है एकदम, जो इसका सीरीज है वो उसका पैरेलल, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वो कैपेसिटेंस का सीरीज। तो देखो ये 1/C निकाला हमने, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अभी सिर्फ हम। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आएगा, तो फिर देखो ये और जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। जब हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा तो सिंपल से हम अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने के बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है 8 माइक्रो जूल। अब आते हैं इसके और वाले क्वेश्चन में। और वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और वाला क्वेश्चन में लिखा, ये सॉरी ये रहा,
और वाले क्वेश्चन लिखा है 4 चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू 2Q और प्लस 2Q प्लेस किए गए हैं कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है, इस प्रकार क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में। देखो ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा है वैसे, देखो ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, एक माइनस क्यू चार्ज और एक ये छोटा क्यू माइनस में एक प्लस 2Q और एक बड़ा वाला 2Q, इसको हमने प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ईच कॉर्नर पे हमने प्लेस करके दिखा दिया आपको। देखो यहाँ पे भी आपको अच्छे से शो हो रहा है, देखो ये हमने प्लेस कर दिया है उसको, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमने इसको प्लेस कर दिया इस हिसाब से, ठीक है, एक स्क्वायर में कॉर्नर पे। उसके बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द पोटेंशियल एट सेंटर इज जीरो, अगर सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होगा तो आपको रिलेशन निकालना है क्यू और स्मॉल क्यू। डिट्टो क्वेश्चन इस साल प्री बोर्ड में आया था क्लास 12 के। देखो तो आपको निकालना, अगर यहाँ पे हमारा जीरो होता है पोटेंशियल तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, पहले तो आप वो निकालोगे पोटेंशियल। क्या निकालोगे सबसे पहले? पोटेंशियल। और पोटेंशियल आप सबका पोटेंशियल ऐड करोगे, टोटल पोटेंशियल। देखो आप बोल रहे हैं यहाँ पे जीरो है नेट रेजिस्टेंस, अगर नेट रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कितने, ये चार हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू जीरो। हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमें सबके रिस्पेक्ट में उनका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। K हमें पता है, Q हमें गिवन है, रिलेशन निकालने में आसानी से निकल जाएगा। R हमें नहीं पता, तो R की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हमारा A है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लेंथ हमारी A है। तो देखो ये हमारे जो स्क्वायर होता है, इसके सेंटर से कॉर्नर की लेंथ होती है हमारी A√2, याद रखना है इसको। सेंटर से कॉर्नर की लेंथ होती है हमारी कितनी? A√2, याद रखना है इस बात को, A√2। तो देखो हमारी फिर R की वैल्यू भी आ गई, तो आप सिंपली सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा फाइनल बोल रखा है पोटेंशियल जीरो, तो आप जीरो से इक्वेट करेंगे और फिर देखो ये नीचे वाला सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका रिलेशन आएगा Q=-Q। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा इन दोनों के बीच में, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपको नाम बताना है जो विच वेव ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ की रेंज इसके आसपास लाई करती है, ठीक है। और उसका एक क्या कहते हैं, और गिव वन यूज ऑफ दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसका यूज ही बताना है कि उसका यूज क्या होता है। तो देखो इस वेवलेंथ पे लाई करती है हमारी रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स का क्या यूज होता है? रेडियो वेव्स का यूज होता है टेलीविज़न, ये कम्युनिकेशन, रेडियो, ये सब के लिए क्या होता है? रेडियो वेव्स यूज होते हैं। अब और में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और में क्वेश्चन लिखा है हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो इसका आंसर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही लिखा है। एक्सक्लेटेड चार्ज पार्टिकल, ये एक सोर्स की तरह काम करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। तो आप इसको रीड करना। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? Consider the circuit. Consider the circuit shown here. A Q B, A Q और B, ये A Q B आर सेमी सर्कल्स, ये हमारे सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो इस लूप के सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? अब देखो ये क्या सर्किट के, ये क्या, देखो आप इसको थोड़ा जूम कर देखो आप, ये देखो हाँ, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो जितना, देखो ये करंट आया यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहाँ से देखो ये इसकी डायरेक्शन ये है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो जैसे कि अगर ये जो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनकी इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे जीरो।
ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज ईच हाफ कैंसिल, हर एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ को कैंसिल कर देगा। जैसे कि ये हाफ की जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी वो इस हाफ की मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होंगी अपोजिट डायरेक्शन होगा। मान लो एक का हमारा क्रॉस दे रहा है और एक हमारा डॉट दे रहा है, तो डॉट तो ये क्रॉस डॉट मिलके कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अंदर इसके 0 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, ड्रॉ द आउटपुट वेव फ्रंट अक्रॉस अ रजिस्टर। आपको एक आउटपुट वेव फ्रंट बनाना है, वेव फ्रंट वेव फॉर्म बनाना है। आउटपुट वेव फॉर्म क्या होता है, वही पल्स रेट में जो आपको डायग्राम टाइप का बनाते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, एक ये लेना है और ये आपको कर देना, ये बन गया आपका वेव फॉर्म। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको आप रीड भी कर सकते हो। देखो द डायोड एक्ट इज हाफ रेक्टिफायर, जो हमारा डायोड है देखो इसमें एक वो लगा है पीएन जंक्शन, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह शो कर रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के क्या डायग्राम बनता है, ऐसे डायग्राम बनता है, ये जगह थोड़ी जो छोड़ छोड़ के बनता है। फुल वेव का क्या बनता है, ये बनता है फुल वेव का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22, ये बोल रहा है इन विच डायरेक्शन वुड कंपास फ्री टू मूव वर्टिकल प्लेन। कंपास वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि इन विच डायरेक्शन वुड कंपास फ्री, किस डायरेक्शन में कंपास फ्री होगा टू मूव करने के लिए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन ये रहा, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। इसके अलोंग मूव करने के लिए किस डायरेक्शन में उसे होना चाहिए। लोकेटेड राइट ऑन द जियोमेट्रिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो देखो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है एज इट इज, ऐसा ही क्वेश्चन हमारा ये ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पीरियड में आया एज इट इज। तो देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेल्ड BH इज 0। तो ये हो गया इसका आंसर। एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 90 डिग्री। जब वर्टिकल प्लेन में वो मूव करेगा तो कितना होगा, जब वर्टिकल प्लेन है इसमें बोला है किस डायरेक्शन में करेगा, तो जब नीचे की तरफ अगर वो करेगा फ्री टू मूव, तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं तो और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा फिर मैं इसको। अब और में आ जाओ, और क्वेश्चन और में क्या बोल रहा है, ए प्रोटॉन हैज़ ए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। प्रोटॉन हैज़ ए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। जो हमारा प्रोटॉन होता है उसका भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे हमारे ये केमिस्ट्री में आपने पढ़े थे ना ये तो जैसे कि भरते हम स्पिन लाइन से जो हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसी प्रकार से बोल रहा है कि प्रोटॉन भी इसी प्रकार से किया जाता है। तो वाई देन इट इज़ नेग्लेक्टेड इन मैग्नेटिज्म और मटेरियल। तो ये हमें नेग्लेक्ट क्यों करते हैं मैग्नेटिज्म मटेरियल में, ये हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही मैग्नेटिक मोमेंट को क्यों लेते हैं, हम इसके मैग्नेटिक मटेरियल जो प्रोटॉन होता है इसके मैग्नेटिक स्पिन को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो हमारा ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसलिए हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं। और प्रोटॉन का मास क्योंकि ज़्यादा होता है उसके वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 3 photodiode D1 D2 D3 आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। बैंड गैप उनके बीच में इतना दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये और ये हमें तीनों बैंड गैप दे दिए हैं रिस्पेक्टिवली। विच वन एबल टू डिटेक्ट लाइट, कौन सा ऐसा है जो इतने इस क्या कहते हैं इस वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी hc बाय लैम्डा, ये होता है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो हमें गिवन है तो क्या करेंगे, देखो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सिर्फ जैसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी एनर्जी कितनी आ रही है, इतनी। तो हम 2.07 आ रही है, मतलब लगभग 2 के करीब आ रही है हमारी एनर्जी। तो देखो 2 के करीब किसका आंसर है, देखो ये हमारा पहले वाले डी का 2.5 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमारा 2 अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि 2.07 2 ही कंसिडर करेंगे हम। तो इस हिसाब से हम एनर्जी निकालेंगे। याद रखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हमारा इतनी कौन सी एनर्जी इतने को डिटेक्ट कर सकती है, तो आप सिंपल उसके एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो hc बाय लैम्डा।
एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे आप बता सकते हो कि ये एनर्जी हमारी अप्रोप्रिएट है इस क्या कहते हैं वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अरे हाँ, 23 क्वेश्चन तो डिस्कस ही नहीं किया। अंडर व्हाट कंडीशन बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज ए प्लेन शीट व्हेन इमर्ज इन लिक्विड, कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिस टाइम जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ऐसे कॉन्वेक्स कहोगे तो भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो बोल रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि ये पानी में प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका कुछ फोकल लेंथ होती है इसकी, क्योंकि देखो ये एक हिसाब से सर्कल ही तो है, ये एक हिसाब से देखो इसको आप एक्सटेंड करोगे, जैसे हमारा एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ, ये छोटा सा जो है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो एक सर्कल ही तो है, तो एक हिसाब से इसकी फोकल लेंथ भी होगी कुछ। तो जब फोकल लेंथ होगी हमारी, लेकिन जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी तो फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, क्योंकि ऐसे पैरेलल लाइन जाएंगी मीट एट इन्फिनिटी। तो देखो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जब हमारे इस बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी, तब ये बिहेव करेगी एज ए प्लेन ग्लास सीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, 25 पे आते हैं। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट की दे रखी है हमें, क्या कहते हैं, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 500 नैनोमीटर। तो हमने पैरेलल बीम, मतलब पैरेलल बीम लाइट हमने 500 नैनोमीटर की हमने फेंकी, ठीक है, मतलब हमने सोर्स से निकाली, और वो नैरो सी स्लिट पे जाके टकराई जिसने डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाया। ऑब्जर्व किया कितने में, 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे, मतलब हमारी कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो ये रही 500 नैनोमीटर हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। और क्या बोल रहा है, और इसमें फर्स्ट मिनिमम एट डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हमें दे रखा है, मतलब हमारी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ए, या ए मानो या डी मानो एक ही बात है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, ठीक है। तो हमने सब कुछ डाटा गिवन है, वो बोल रहा है फर्स्ट मिनिमम, मतलब फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट मिनिमम कहाँ पर होगा, ठीक है। कैलकुलेट विड्थ, उसकी विड्थ ज्ञात करनी है, मतलब उसकी आपको वो निकालनी है विड्थ। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी की जगह हमने a मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें ये a ही तो निकालना है, a क्या है, विड्थ होती है, तो विड्थ ही निकालनी है हमें। हमें ये y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर नहीं, y की वैल्यू हमें गिवन है 2 पॉइंट, सॉरी इसको रेज ही कर देता हूँ, y की वैल्यू हमें, हाँ, y की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 मिलीमीटर, ये y की वैल्यू हमें गिवन है। d की वैल्यू हमारी ये रही 1 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू ये रही लैम्डा की वैल्यू, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, पुट करना है इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले में पुट किया हमने, फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, तो जैसे हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो इतनी विड्थ होगी हमारी, ठीक। अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, स्केच द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना के शो करना है। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी शुड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट रिस्पेक्टिवली सच दैट वी एफ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट डैश। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है। तो देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे ग्राफ, ये देखो स्टॉप, तो हमने क्या किया, एक ए और एक बी, दो से हमने हमारी पैरेलल लाइट्स, पैरेलल ये आई हमारी पैरेलल रेज, तो एक क्या कर रही है, एक यहाँ पे जाके हो रही है, और एक ही जाके यहाँ पर रुक रही है, ठीक है, मीट कर रही है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है इसका, इसका कुछ समथिंग मान लो, इसका -5 नॉट आ रहा है, और इसका उससे भी ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये 5 डैश, ये हमारा ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसी में मैं समझाता हूँ, मैं इस फोटो में, देखो ये हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद क्या किया, इसमें मेटल है और मेटल भी, दोनों से देखो हमने ये इंसिडेंट आए, और क्या कहते हैं, जिसका वर्क फंक्शन, याद रखो, जिसका वर्क फंक्शन मोर नेगेटिव होगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं मेटल ए हैज़ हायर वर्क फंक्शन। देखो अब ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब इसको और वर्क फंक्शन चाहिए नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव वर्क फंक्शन आ रहा है, तो पहली बात तो उसको
थोड़ा हार्ड होगा उससे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट निकालना उनको। और अगर अगर और नेगेटिव थोड़ा हायर नेगेटिव हो जाता है हमारा वर्क फंक्शन तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाई जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उसका क्या कहते हैं वो ज़्यादा वर्क फंक्शन रिक्वायर करेगा। जैसे कि हमारे इसमें मेटल ए हमारा ज़्यादा नीचे तक जा रहा है वाई की वैल्यू में, सॉरी किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू में, तो हम बोल देंगे ए का हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है बी से। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम स्लोप ऑफ द ग्राफ। देखो अब ये बोल रहा है ये जो ग्राफ आपको गिवन है, पहले तो ये ग्राफ गिवन होगा आपको, आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये ए है ये बी है, या तो इसमें मेंशन किया होना चाहिए, इसमें अच्छे से मेंशन भी नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ग्राफ गिवन होगा, इस ग्राफ को देख के ही आपको बताना है कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है किसका वर्क फंक्शन कम है। अब वैसे तो आपको कन्फ्यूजन होगा किसको बड़ा माने किसको छोटा माने, लेकिन जब ग्राफ आपको गिवन होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसका क्या कहते हैं जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड बोल रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको इस ग्राफ से। तो आपको तो हमें क्या मिला है, हमें से स्लोप ऑफ ग्राफ मिली। स्लोप ऑफ ग्राफ डू नॉट डिपेंड ऑफ एनी टाइप ऑफ मटेरियल, कोई भी टाइप ऑफ मटेरियल हो उस पर स्लोप ऑफ ग्राफ का कुछ असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली इससे। अब सी पे आओ, सी क्या बोल रहा है, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ए ऑन द पोटेंशियल एक्सिस रिप्रेजेंट। तो हमें क्या इंटरसेप्ट मिला इसका, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच एफ। अब हमें इंटरसेप्ट निकालना है, तो देखो ये तो यहाँ नेगेटिव में आ रहा है ना, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट में क्या होगा, आप दोनों तरफ नेगेटिव लगा लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा दोनों तरफ ई से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये हमें मिला क्या कहते हैं इंटरसेप्ट इसका, ठीक है। अब 27 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सेल ऑफ ई एम एफ ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसको हम क्या कहते हैं कनेक्टेड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर टू प्लॉट द सोन वेरिएशन ई विथ आर का आपको क्या कहते हैं वेरिएशन शो करना है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देखो जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस में, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होता है, ये मैक्सिमम जो बैटरी का बिना पहले जो स्टार्टिंग में जो उसकी पावर होती है, जो पूरी 100% जो उसकी पावर होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ हमारा आर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। तो उसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, ग्राफ का कुछ ऐसा बनेगा, ये सीधा जाता हुआ ये रहा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में लिखा है, देखो सेकंड पार्ट में लिखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और V विथ R, जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो हमारा R होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। ये क्या होता है, जब परफेक्टली वो ओम्स लॉ को फॉलो करे, लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले बहुत ही कम ऐसे मटेरियल, तो कुछ हद तक वो फॉलो करेगा, लेकिन एक फिर जब थोड़ा जैसी ज़्यादा होगा उसके बाद फिर वो ऐसे करके इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस किस का, ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, ये है सॉरी ये V है हमारा, ये V है, ये हमारा क्या है R है, इस हिसाब से वेरी करेगा। तो याद रखना EMF के केस में हमारा R डिपेंड ही नहीं करता है E के केस में, और जो V का केस आता है तो उसके केस में R हमारा डिपेंड करता है V पर, मतलब V हमारा R पे डिपेंड करता है। तो इसका आपको बस ग्राफ प्लॉट करना था और बताना था थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसके और वाले पार्ट में आते हैं। इसके और में क्या दे रखा है, इसमें और में गिवन है ए मीटर ब्रिज सोन, एक मीटर ब्रिज आपको दिख रहा है ये मीटर ब्रिज, ठीक है। तो सोन इन फिगर इस द बैलेंस फाउंड टू बी एट इतने इतने सेंटीमीटर पे हमें बैलेंस फाइंड मिल गया हमें कि इतने सेंटीमीटर पे हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। व्हेन ए रजिस्टर वाई, हमने वाई रजिस्टर इतने ओम का लिया, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये एक्स कितना होगा, आपको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको वाई की वैल्यू पता है, ये पता है, और 100 से माइनस कर दोगे तो ये भी पता चल जाएगा। तो आपको सब कुछ पता है, सिर्फ आपको उसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो बस रख दो एक्स अपॉन ये है ना। देखो ये एक हिसाब से उसी प्रकार का आपको दिख रहा होगा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा तिरछे में करके बनाऊं, देखो ये हमारा
ये x हो गया, ठीक, और उसके ही नीचे ये हमारा y हो गया, फिर ये हमारे ये गैल्वेनोमीटर आ गया, और फिर हमारा ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये दूसरा, मतलब एक हिसाब से ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा रख देंगे x अपॉन वाई, रेड पेन लेंगे, रेड पेन से, x अपॉन वाई इक्वल टू कितना है, पहले लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 39.5। आपको ये याद रखना है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला था किससे, ये हमने इम्पोर्टेंट रिजल्ट जब पढ़ा था, जब ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज में ये इम्पोर्टेंट होता है, पोटेंशियोमीटर में भी इसका इस्तेमाल होता है कई जगह। तो ठीक है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो R1 की वैल्यू कितनी है, x है, R2 की वैल्यू कितनी है, y है, इसकी वैल्यू L मान लो हमें पता है, इसकी वैल्यू 100 माइनस L हो गई। ठीक है, अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, x को x छोड़ दो, y को लिख दो 12.5 इक्वल टू, आप इसको लिख दो 39.5, यहाँ लिख दो 100 माइनस सेम एज 39.5, और आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8.16। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। व्हाट हैपेंस विथ गैल्वेनोमीटर एंड सेल इंटरचेंज, अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को हम इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज, तो उसका जो बैलेंस पॉइंट होता है वो क्या होगा। ठीक है, आपने इंटरचेंज किया है, सिर्फ क्या किया है, इंटरचेंज। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम x और y इंटरचेंज करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं, जैसे हम अभी क्या लिख रहे थे, x अपॉन वाई लिख रहे थे, अब हम y अपॉन x लिख लेंगे, और एज जिस करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर x की वैल्यू निकालेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन बताया सेम उस तरीके से होगा। नेक्स्ट आंसर आ जाएगा उसका, जब सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 60.5। ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया तो थोड़ा डिवाइड में थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब देखो, अब 28 वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ऑब्टेन द फर्स्ट बोहर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ मोनोइक क्या लिखा है, म्यूनिक हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज म्योनोर ऑफ मास इतना। तो आपको सिंपली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और आपको फर्स्ट बोहर मॉडल का रेडियस है उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको फर्स्ट बोहर मॉडल का जो क्या कहते हैं, फर्स्ट बोहर रेडियस ग्राउंड स्टेट एनर्जी से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो म्यू ऑन पहले तो होता क्या है, ये होता है नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, म्यू ऑन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हम क्या करते, तो हमें एक बात और याद करनी पड़ेगी, जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ जो म्यूऑन होता है, ये इससे जो मास ऑफ म्यूऑन होता है वो 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस फाइंड नहीं करना, रेडियस का यूज करके हमें इसके क्या कहते हैं, एनर्जी निकालनी है। तो जैसे कि हम पहले तो रेडियस लिख देंगे, रेडियस पहले इसका म्यूऑन का निकालेंगे और हाइड्रोजन का निकाल देंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का एक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ME अपॉन MU। अब आप बोलोगे ME अपॉन MU कहाँ से आ गया, तो देखो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, अगर आप इस रेडियस में पुट करोगे सब कुछ कांस्टेंट है m को छोड़ के, तो सब कुछ एक दूसरे से कट जाएगा, जब आप डिवाइड में लाओगे सिर्फ ME अपॉन MU बचेगा। ठीक, तो आप मास ऑफ, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मास ऑफ MU क्या होता है, MU होता है 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ये लिख देंगे, टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही आपका मास आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा इसका एग्जैक्टली मतलब इसका रेडियस कितना, इसका वो होगा रेडियस आपका निकल जाएगा। जैसे आपने रेडियस निकाल दिया, जैसे आपको फिर जब रेडियस आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=-mE⁴/8 एप्सिलॉन नॉट n² h²। तो इसमें भी आप सिंपली E अपॉन E और म्यू ऑन करेंगे डिवाइड एक दूसरे से। देखो सिर्फ मास को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, जो कि कट जाएगा डिवाइड में। जब सब कुछ कट जाएगा तो मास को फिर ये जो बचेगा इसको डिवाइड करेंगे तो -2.8 किलो वॉट आ जाएगा आपकी एनर्जी। आपको सिर्फ एनर्जी निकालनी थी। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन मतलब बोला है, मतलब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और मियोन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन होता है, इसका मास 207 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ हाइड्रोजन से। तो सिंपली आपको पहले आपको रेडियस निकालना है दोनों का डिवाइड करके, जब आपका रेडियस आ जाए उसके बाद फिर आपको
क्या कहते हैं एनर्जी का फॉर्मूला लगा के फिर आपको सॉल्व कर देना है तो हो जाएगा। अब 29 पे आते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मास, हमें ये एटॉमिक मास दे रखे हैं, ठीक है। यूरेनियम 92 338 का, ये थोरियम, इन सब का हमें एटॉमिक मास दे रखा है। कैलकुलेट द रिलीज एनर्जी अल्फा डिके, अल्फा डिके में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको वो आपने को एनर्जी एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन अल्फा डिके 92 यूरेनियम, कि आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब अल्फा डिके बोला है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब ब्रेक हुआ होगा। तो देखो जब ये ब्रेक होगा तो ये थोरियम प्लस 2H में ब्रेक हो जाएगा। तो हम डेल्टा एम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। डेल्टा एम निकालने के बाद फिर हम एनर्जी में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो डेल्टा एम क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा थोरियम और हीलियम में, तो थोरियम का हमें मास कितना दे रखा था, ये दे रखा है थोरियम का, हमें मास उसका कितना दे रखा है हीलियम का, वो भी हमें गिवन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेंगे। जब हम डेल्टा एम निकाल लेंगे, डेल्टा एम निकालने के बाद डेल्टा एम देखो ये मास ऑफ यूरेनियम से इसका मास माइनस करेंगे और इसका भी माइनस करेंगे, तो उससे हमारा डेल्टा एम निकल जाएगा, मतलब कितना मास डिफेक्ट हो रहा है, मतलब कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारा इतना सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे क्यू इक्वल टू क्या लगा देंगे हम, डेल्टा एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये देखो क्यू, तो आप इसमें क्या लगा देंगे, क्यू का फॉर्मूला होता है 931.5 इंटू, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जो हमारा चेंज इन मास आया है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन तो ऐसी एच कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा। डेल्टा में हमने ये निकाल ही लिया है, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी पार्ट है, पूछ रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी जो हमने क्यों निकाला, जो इसकी एनर्जी जो हमने क्यों निकाला इसका कि कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, मास जो कितना एनर्जी बन गया, तो अब वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल जो इमिट कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर और -4/A इंटू क्यू कर देंगे। ये भी फॉर्मूला होता है हमारा। कभी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बोले किसी भी चीज़ की, किसी भी उसकी, तो हम उसके मास नंबर माइनस, ये इक्वल टू का लगा दिया गलती से, उसके मास नंबर -4 मास नंबर मल्टीप्लाई क्यू करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसका नेक्स्ट वो बोल रहा है क्वेश्चन में, सो दैट ये कैन नॉट स्पॉन्टेनियस इमिट नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट स्पॉन्टेनियस इमिट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन स्पॉन्टेनियसली इमिट नहीं करेगा, ये हमें शो करना है। तो जब देखो वो कब इमिट नहीं करेगा, जब उसकी क्या कहते हैं क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो इमिट नहीं करेगा, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो इमिट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हम सिंपली इसका क्यू निकालेंगे। जब हम इसका क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यूरेनियम हमारा Pa और H11 में टूट रहा है, ठीक है। जब ये टूट गया तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हमें मास दे रखा था उससे इसका और इसका माइनस कर देंगे। तो हमारा ये माइनस में आ रहा है, फिर हमारा आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये ईजिली इमिट नहीं करेगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली इमिट नहीं करेगा प्रोटॉन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए लॉन्ग सोलेनॉइड जिसके n टर्न्स है पर मीटर, ठीक है, डायमीटर जिसका a है, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल वी प्लेस स्मॉलर कॉइल n टर्न। देखो ये बोल रहा है कि हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया जिसमें n टर्न है पर मीटर और उसका डायमीटर 1 है। उसके सेंटर पे जो कॉइल है वो प्लेस की गई स्मॉल कॉइल जिसके कैपिटल n टर्न है, जिसका डायमीटर b है। इफ़ द
solenoid increase linearly with time, what is the induced appear on the smaller coil, plot the graph। ये बोल रहा है जो हमारी कॉयल है बड़ी वाली, जो बड़ी वाली कॉयल है उसके पास में हमने जो छोटी वाली कॉयल रख दी है एक, उसके हमें डाटा गिवन है कि इसकी एंड इसके टर्न क्या होंगे, इसका रेडियस क्या हो रहा है, ठीक है, उसका डाटा हमें गिवन है। तो बोल रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे, ठीक है। तो ये गिवन दे रखा है कि करंट वेरी इस हिसाब से करेगा, ये हमें इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे इसमें, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो देखो डी फाई क्या होता है, फाई की वैल्यू होती है हमारी बी ए, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, और सोलेनॉइड की बात है तो हमारा बी क्या हो जाएगा, म्यू एन आई, ये हमारा हो जाएगा बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो हम सिंपली म्यू एन आई रखेंगे, म्यू एन आई एरिया क्या कहते हैं, तो हम यहाँ बी की जगह हम ये जो हमारा सोलेनॉइड का ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इसको बी की जगह रख देंगे, एरिया क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर रखेंगे, सर्कुलर है तो हम ए और बी दे रखा है तो हम पाई बी स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो एरिया हमने पाई बी स्क्वायर रखा और हमने ये रख दिया क्या कहते हैं बी की वैल्यू म्यू एन आई, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स को फिर क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फ्लक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो उसको तो देखो हमने बी की वैल्यू जो हमने ये हो रही थी म्यू एन आई वो हमने यहाँ रख दी बी की वैल्यू। तो जब हमने यहाँ बी की वैल्यू रख दी तो क्या करेंगे उसके बाद, देखो ओहो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, तो म्यू भी कांस्टेंट है हमारा और बी भी कांस्टेंट, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा डी आई बाई डी टी बचेगा। तो डी आई बाई डी टी में देखो हमें यहाँ पे करंट वेरी दिखा रहा है कि इतना इस तरीके से करंट वेरी कर रहा है, देखो इसीलिए गिवन था ये हमें करंट की इक्वेशन दे रखी थी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो डी आई बाई डी टी आया तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, हमने जैसी वैल्यू पुट कर दी और फिर सॉल्व कर दिया तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अब आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, अपोजिट इन नेचर होगा, मतलब जिस साइड हमारा लॉन्ग करेगा, लॉन्ग जनरेट कर रहा हो, जिस साइड हमारा लॉन्ग, मान लो जिस साइड लॉन्ग का करंट फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट साइड में शॉर्ट जो स्मॉल वाला है उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इसका और में दे रखा है एलसीआर सर्किट है जो कि आर की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। इम्पीडेंस फॉर्मूला लगा दो, इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल आपको इम्पीडेंस का फॉर्मूला देखो, पहले तो आप सी निकाल लो इसमें से, देखो सी दे रखा है इसमें गिवन है, सी देखो ये रहा 100 पाई, अब ये देखो सी की वैल्यू हमें गिवन है तो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर सकते हो तो कर लो, म्यू की वैल्यू रख दो 10⁻⁻⁶, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ए में पूछ रहा है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो देखो आर की वैल्यू हमें पता है और क्या कहते हैं एक्सएल और एक्ससी, अब ये बढ़िया बात है, एक्स एल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एक्स सी की भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो याद रखना एक्स एल की वैल्यू होती है हमारी ओमेगा एल, क्या होती है ओमेगा एल, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी। अब देखो एल की वैल्यू हमें गिवन है, सी की वैल्यू हमें गिवन है, ओ की वैल्यू ओमेगा निकालनी है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गया, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब बस यहाँ 2πf रख के हम यहाँ की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करेंगे हम, देखो जब जब हम ये निकाल लेंगे तो बस डायरेक्टली हमें इसमें पुट करना है, पुट कर देंगे तो हमारा इम्पीडेंस आ जाएगा। ये फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में पुट करना होता है, मेन होता है हमें फॉर्मूला याद है कि नहीं है, फॉर्मूला याद है, देखो ये फॉर्मूला हमें याद है तो हमें पता चलेगा कि आर हमें गिवन है, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 100√2। अब सेकंड बोल रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जो हमारा सर्किट है उसमें पीक वैल्यू करंट की फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आपको अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा पीक वैल्यू जो हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, तो आपको पीक वैल्यू करंट का फॉर्मूला मैंने एक लिखवाया था, मतलब मैंने बताया होगा शायद, कि हमारा आई की वैल्यू क्या होती है I0/√2, जो हमारा सिंपल आई की वैल्यू होती है वो हमारी I0/√2 होती है IRMS की,
IRMS होती है हमारी I0/√2। I0 जो होती है हमारी पीक वैल्यू होती है, तो I0 क्या हो जाएगा, IRMS इंटू √2 हो जाएगा। तो IRMS हमें देखो, IRMS हमें क्या क्या कितना दे रखा है, 2 क्या कहते हैं, ये रहा। तो देखो IRMS हमें गिवन नहीं है, IRMS निकाल, तो हमें क्या कहते हैं, IRMS निकालने के लिए क्या करेंगे, V/R करेंगे। लेकिन इतने सारे इसमें एक कंडक्टेंस ये सब अटैच है, तो Z इम्पिडेंस कर देंगे V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। Z जो इम्पिडेंस हमने निकाला है इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी I0 की वैल्यू आ जाएगी जैसी हमारी, बस। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड कन्वेक्स बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ कंडीशन स्टेटेड। देखो, तो हमें इसको क्या कहते हैं, इसकी इमेज, इसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद हमें क्या करना है, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मान देखो, ये देखो, ये डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है सेम ऐसे जैसे हमने डायग्राम बनाना है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हमारी इमेज बनेगी। तो देखो बीच में बनी हुई है, ठीक है। उसका बाद वो बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था हमने सब कुछ यूज करके हमारा रे डायग्राम बन जाएगा। जब रे डायग्राम हमारा ये बन जाएगा, उसका बाद क्या करेंगे, उसका बाद हमें ये बोल रहा है कि डिड्यूस करो रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इनके बीच में आपको रिलेशन निकालनी है। तो इनके बीच में रिलेशन आपको देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लंबा सा दे रखा है। देखो, अब मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँगा। देखो, आपको ये जो दिख रही है फ़ोटो, ये थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको ड्राइव करके दे रहा है ये फॉर्मूला को, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। जो हमारा फोकल लेंथ है उसके हमने 2 पार्ट में कट कर दिया है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ को हमने 2 पार्ट में कट कर दिया, आइडेंटिकल पार्ट में। ईच फॉर्मिंग प्लेनो कॉनकेव। तो हर एक ये जो हमारा था इस हिसाब से हमने उसे कट कर दिया। तो प्लेन कॉनकेव, मतलब प्लेन और कॉनकेव, सॉरी उल्टा बना रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है। देखो, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव ये हो जाएगा हमारा। तो अब बोला हर एक प्लेनो कॉनकेव की तरह काम कर रहा है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी हर पार्ट की। तो इसका देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, आप वो क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला का, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखो, ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका यूज करके आपको आप कर सकते हैं इसको। सो देखो, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल बन रहा होगा। देखो, ये जो हमारा बना, ये हमारा बना ये, और एक ये। तो जो ये बन रहा है इसका जो रेडियस है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और उस वाले का रेडियस पॉजिटिव होगा। तो देखो, हम ये फॉर्मूला यूज़ किए। तो R1 कितना है, ये हमारा R1 है। तो ये R1 नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है। तो R1 हमारा नेगेटिव है, तो हम लिख देंगे वही फॉर्मूले में -R1 -1/R, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे फॉर ईच हाफ प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर सोन इन द फिगर। इसमें हमारा R1 क्या है, -R है, और R2 क्या है, इन्फिनिटी। तो ये तो हमारा नॉर्मल वाले की बात होती है, अगर हम नॉर्मल वाले की बात करते हैं। लेकिन प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव में जो R1 क्या है वो तो -R होगा, लेकिन जो R2 होगा वो तो प्लेन का R होगा ना। प्लेन में कितना रेडियस होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी। तो हम लिख देंगे R2 हमारा इन्फिनिटी, और सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 1/2f आ जाएगा। तो 1/2f आने के बाद तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा कि कि जो हमारा f है वो 2f के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इसी हिसाब से चल रहा था ना, 1/f = 1/2f। तो हम बोल सकते हैं f = f1 = 2f है हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट बी, इसके सेकंड, इसका और वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। और में जो है गिवन हमें, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, उसको फॉल किया गया, सेम एज जिस क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, इसको फॉल किया गया तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो मिला। अरे देखो, बिल्कुल सेम दे दिया। ये तो डिट्टो क्वेश्चन जो हमने पीछे किया वही क्वेश्चन है, आंसर भी देखो, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू दे रखी है, हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है 1, और n
फर्स्ट वाले की पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये रहा, फॉर द सेंटर ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट मिनिमा। उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें शायद मैक्सिमम पूछ रहा था, इसमें क्या बोला फर्स्ट मिनिमा। तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे आप, कंडीशन फॉर फर्स्ट एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी की जगह यहाँ पे एक्स लिया है, वहाँ पे ए लिया था। सेम मैच क्वेश्चन है, तो मतलब सेम, उतना भी सेम नहीं है लेकिन फिर भी लगभग उसी प्रकार से सॉल्व होगा। आपको सिर्फ इनके लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, डी इक्वल टू वाई इक्वल टू एन डी लैम्डा डी लगाएंगे, वही पुराना वाला फॉर्मूला। तो जो हमारा वाई को हमने एक्स मान रखा था, देखो मतलब उसको छोड़ो, पुराने वाले को छोड़ो, इस वाले पे ध्यान देते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ मैं, वाई इक्वल टू क्या होता है, एन डी लैम्डा अपॉन डी होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये लैम्डा क्यों लिख दिया यहाँ पे, लैम्डा अपॉन डी होता है हमारा फॉर्मूला। डी देखो, डी को इन्होंने एक्स ले लिया है, अगर आप इसको समझोगे तो इससे भी समझ सकते हैं। डी को इन्होंने एक्स ले लिया है, डी को नहीं, वाई को इन्होंने एक्स ले लिया है, बाकी सब एज इट इज सेम है, ठीक है। तो देखो वाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, ये रही, कहाँ, ये रही 0.5, ठीक है। और क्या कहते हैं, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, वही विड्थ, डी क्या होती है, विड्थ होती है। एन फर्स्ट बोला तो 1 रख देंगे, कैपिटल डी 1 मीटर गिवन है, लैम्डा की वैल्यू में गिवन है, बस हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारी ये आंसर आ जाएगा, हमारा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके सेकंड में क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे व्हेन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पास थ्रू ओवरहेड we sometime notice a slightly shaking of picture on our TV screen suggests possible explanation। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई भी हमारा एयरक्राफ्ट जो हमारे घर के ऊपर से जब निकलता है, तो जो हमारी टीवी है, ये जो इनमें जो इमेजेस, मतलब जो पिक्चर होती है जो दिख रही होती है हमें इमेज पे, वो थोड़ी थोड़ी शेक करने लगती है, ठीक है, शेक होती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो ये क्यों होता है, इसका कोई एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। तो देखो ये क्यों होता है, देखो द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल, ये टीवी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे टीवी सिग्नल जो हमारे आ रहे होते हैं उनको क्या रिफ्लेक्ट करता है ये, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है टीवी सिग्नल्स को, ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ बिटवीन डायरेक्ट सिग्नल एंड रिसीव, जो हमारा एंटीना डायरेक्ट सिग्नल जो ले रहा है और सिग्नल जो हमारे होता रहता है, ठीक है, आते जाते रहते हैं जो सिग्नल हमारे, तो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से वो जो सिग्नल जा रहा था वही सिग्नल आ गया, मतलब जो आ रहा था वही चला गया, मतलब इस हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एंटीना उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से हमारे टीवी में थोड़ा शेकिंग टाइप की होती है पिक्चर्स में, ठीक। अब बी क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट इन ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है, दो वेव जो होती हैं जब मिलती हैं तो उनसे, जैसे देखो अच्छे से बनाता हूँ, मान लो एक ये वेव आ रही है, ठीक है, एक ये वेव आ रही है, दो वेव जब मिलती हैं तो तो सुपर पोजिशन होता है, मतलब उनकी जो वेव अगर वो सुपर पोजिशन हो रहा है तो उनकी डबल हो जाती है, ठीक है, मतलब मिल जाना उनको, ठीक है, इसकी और इसकी मिलके और बड़ी हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं सुपर पोजिशन। तो अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपर, मतलब जो लीनियरली जो आती है हमारी, ठीक है, ये देखो, ये हमारी आ रही है, ये हमारी आ रही है, इससे सुपरपोजिशन होके मिलके ऐसी बन गई, ठीक है। तो जो लीनियरली आती है हमारी सुपरपोजिशन वेव, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटेंसिटी, तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न जस्टिफाई इट्स प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल आपको बताना है कि कैसे इंटरफेरेंस और कैसे डिफ्रैक्शन होता है। देखो अगर मान लो कोई वेव हमारी ऐसे आ रही होती है, ठीक है, ये वेव आ रही है, अगर दूसरी वेव हमारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, मतलब वो नीचे की तरफ, और ये वाली वेव देखो ये अच्छा नहीं बनी, देखो यहाँ पे बनाते हैं जैसे कि, ठीक है, ये हमारी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और उसी साथ में हमने एक दूसरी वेव उसके पास छोड़ दी जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है।
तो ये ऐसे और ये ऐसे जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने की वजह से इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, तो वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी। तो उसको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन। जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए उसे डिफ्रैक्शन। और जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, अगर वो इंटरफेयर करेगी तो बड़ी हो जाएंगी वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस। और जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी कम हो जाती है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन। और जहाँ पे इंटेंसिटी ऐड अप हो जाती हैं उनको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो याद रखना, इंटरफेरेंस में क्या होता है, y की वैल्यू y1 प्लस y2 होती है, मतलब दोनों वेव को ऐड कर दो तो हमारा इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 जो बड़ा हो उसको छोटे से माइनस कर देना, तो ये होता है डिफ्रैक्शन। तो याद रखना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अब आते हैं 32 क्वेश्चन पे। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, 32 और 33, ठीक है। जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं, पेपर खत्म करते हैं। देखो 32 क्या बोले, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट इन एसी सर्किट। जो पीक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करंट होती है, उससे आपको क्या कर, किसके साथ रिलेशन निकालनी है, आरएमएस करंट के साथ रिलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले सिंपल तो आप हीट का फॉर्मूला लिखोगे। सॉरी, हीट का फॉर्मूला क्या होगा, एक सेकेंड। हीट का फॉर्मूला होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी, ये होता है हमारा हीट का फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, आई की, तो एसी की बात है, एसी में क्या होगा, आई की वैल्यू होगी आई नॉट, रेड पेन से लिखते हैं, आई की वैल्यू होगी हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगी हमारी आई नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू हमने जो आई स्क्वायर आर टी था उसमें आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, आई और आर की वैल्यू ये रख दी, और टी को हमने डी टी लिख दिया। तो इस हिसाब से हमने इसको, ये जो हमारा हीट का फॉर्मूला होता था आई स्क्वायर आर टी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है आई नॉट, एक सेकेंड पूरे मिट गया, सॉरी, आई एच इक्वल टू, फिर से लिख देता हूँ, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और डी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एच की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर, सॉरी आई नॉट का स्क्वायर, नहीं आई होगा, आई नॉट क्यों हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी आई नॉट होगा, आई का स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो क्या कहते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है वैसे, आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है वो आप यहाँ पुट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो मैं बताता हूँ करके आपको, देखो उसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे इनको, देखो जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको आप 0 से h तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 हीट से पूरा हीट तक, इसको आप 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं हम पहले, ठीक है। तो जैसे हम t/2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सिंपली हम फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हमें एक और इसमें जरूरत पड़ेगी, हम ओमेगा इक्वल टू, हमें एक छोटी सी 2π/t वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखेंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर में आ सके, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2π/t में रख देंगे, तो जैसे हम उसको रखेंगे तो हमारी h की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये, ठीक है। तो हम अब क्या कह सकते हैं इसमें कि देखो हमारी हीट की जो हमारा हीट का एक्सप्रेशन था उस हिसाब से हमारा आंसर चेंज हो गया है। जैसे कि हमारी हीट की वैल्यू कैसे चेंज हुआ है, जैसे कि हमने जैसे हाफ टाइम पीरियड के लिए जब इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आई नॉट आर टी अपॉन 2 × 2, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। और अगर हम इसको बिना इंटीग्रेट करके करते हैं तो उसका हीट का आंसर क्या आएगा, आई नॉट आर t/2 होगा उसका आंसर, ठीक है। तो हमारा पहली हीट, ये दूसरी हीट, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो तो हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब डिवाइड कर देंगे उसको ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट अपॉन √2 को 1 से डिवाइड करके हम इसको ऐसे सिंपल करके भी लिख सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन, अगर ये आपको हार्ड लग रहा हो, अगर ये जो मैंने आपके सामने किया है ये अगर आपको हार्ड लग रहा हो तो कोई बात नहीं, इसका अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने ये सॉल्यूशन के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वरना अल्टरनेटिव मेथड में मैंने क्या किया है,
आरएमएस की तरह से निकाला है। आरएमएस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है। तो पहले मैंने स्क्वायर किया, अपोजिट चलते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर करूंगा, फिर उसका मीन निकालूंगा, फिर उसका रूट कर दूंगा। तो ये मेथड मेरे हिसाब से इजी लगेगा आपको, इसको आप देखना। अभी मैंने इसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई बात नहीं। अगर आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी। बी में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज। आपको सॉरी कौन सा क्वेश्चन पे आ गए, हाँ यहाँ पर है ना हम लोग। तो देखो, हाँ ये तो हो गया। अब इस पे आ गए हम 32 के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द सिस्टमैटिक वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है ये, ट्रांसफार्मर के देखो ये रिकॉइल। और हाँ, इसका मैंने सेकंड पार्ट तो किया ही नहीं डिस्कस, अभी तो मैंने वही निकाला है। रुको सेकंड पार्ट भी डिस्कस करते हैं अभी। देखो ये सेकंड पार्ट में बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट एसी, जिसमें आई की वैल्यू हमें दे रखी है, वाज जस्ट टेकिन करंट टू चेंज इट्स मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू। तो वो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा अपने मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू पे पहुंचने के लिए। तो देखो आई की वैल्यू हमारी ये होती है, आई नॉट की हमारी ये हो गई, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टाइम टाइम क्या होता है, क्या कहते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम होता है ओमेगा बाय 2 पाई, ये होता है हमारा टाइम। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि हमें टाइम पीरियड निकालना है स्टार्ट की, क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू का जो पीक वैल्यू हो जाएगी। तो क्या क्या होगा, जो पीक वैल्यू का जो टाइम पीरियड होगा, उसको आरएमएस वैल्यू के मैक्सिमम से टाइम पीरियड से माइनस कर देंगे, तो हमारा टाइम पीरियड निकल आएगा कितना होगा। तो सिंपली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो I2 के लिए जो जो हमारा टाइम पीरियड होगा, उसको हम इससे माइनस कर देंगे, तो दोनों के टाइम पीरियड से। तो देखो पहले हमने क्या किया, हमने आई सिंपल वाला लिखा, I1 इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। तो I1 इक्वल टू जो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, साइन ओमेगा T1, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि करंट मैक्सिमम करना है, मैं मैक्सिमम में क्या होगा, आई क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट बन जाएगा, आई नॉट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, T1। देखो आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, ये 1 इक्वल टू साइन ओमेगा T1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या कहते हैं, साइन को इस साइड ले आएंगे, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये। तो हो जाएगा ये इस चल नहीं रहा है पहले यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसको मैं देखो फिर से करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, हमारा साइन इनवर्स 1 ओमेगा टी आया ना हमारे इक्वल। तो लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1 इक्वल टू ओमेगा टी। साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई/2 पे होता है। हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम को ये रखेंगे, ओमेगा को नीचे छोड़ देंगे, तो हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो टी पाई/2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/टी होती है ना। तो हम इसके रख देंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई/टी। तो ये हमारी आ गई T1 की वैल्यू। जब हमारी T1 की वैल्यू आ गई, ये किसकी, ये पीक करंट में के लिए वैल्यू आई है हमारी, ठीक है। अब हम आरएमएस वाले के फॉर्मूले के लिए यूज करेंगे। वो कैसे होगा, देखो वो उसके लिए होगा हमारा I इक्वल टू आई नॉट बाय √2, ये होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये आई जो है, ये भी हमारा आई नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो आई नॉट बाय √2 हो गया हमारा। अब इस आई नॉट से आई नॉट देखो, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट ओमेगा T2 होगी, डायरेक्ट कट नहीं करेंगे हम। तो ये जो हमारी आई की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा T2 होगी, ये वाली जो हमारा आई की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए ना। तो हम ये जो हमारी आई की वैल्यू होगी, इसकी हम लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम ऐसे लिख देंगे, तो फिर आई नॉट साइन नॉट कट गया। फिर हम इसी तरीके से क्या कहते हैं, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन कुछ साइड ले जाके ओमेगा की वैल्यू पुट करके, ठीक है। जब हमारी टी की वैल्यू फिर से आ जाएगी, अब मैं करके दिखाऊं क्या इसको, देखो क्या है हमारा, ये साइन ओमेगा टी 1/√2 है ना, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/√2 है हमारा, ठीक है। तो हम साइन को साइड ले गए, तो हमारा ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 हुआ, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की वैल्यू होती है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/4
अपॉन मल्टीप्लाई 1/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम 2π/t, तो हमारी ओमेगा की वैल्यू, तो हमारी सेकेंड T2 आ गया, T1 हमारा आ गया और T2 भी आ गया। अब T2 माइनस T1 कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड निकल जाएगा कि बीच का, कि कितना टाइम टोटल रिक्वायर हुआ, स्टार्टिंग से आखिरी तक हमें कितना टाइम रिक्वायर हुआ। तो उसके लिए हम T2 माइनस T1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है T/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कौन सा, ये रहा, ये हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ड्रॉ इज सिस्टेमेटिक arrangement of winding primary and secondary coil of transformer when the two coil wound on top of the each other। जब वो दोनों each other से वाउंड कर रखी हो, मतलब बंधी हुई हो एक दूसरे से, तो आपको आप इसके कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको ड्रॉ करनी है एक हिसाब से, किसकी, ट्रांसफार्मर की। तो मतलब कुल मिला के आपको इसमें ट्रांसफार्मर डिराइव करना है, ट्रांसफार्मर का एक इक्वेशन। तो आप सबसे पहले लिख देंगे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ईजी रहेगा एग्जामिनर को मार्क्स देने में। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। इसको तो हम लिख देंगे जो फ्लक्स होता है, जो जो EMF होता है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, d∅/dt। और ये इसके कई सारे कॉल्स हैं, तो हम n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो E1 हमारा ये आ जाता है, E2 हमारा ये आ जाता है। ठीक है, प्राइमरी कॉल सेकेंडरी कॉल हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जब प्राइमरी सेकेंडरी कॉल एक्सप्लेन कर देंगे तो देखो मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे जिससे हमें फुल मार्क्स मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी में बोल रहा है फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। आपको वर्क डन निकालना है, किसका वर्क डन निकालना है, चार्ज क्यू को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ले जाने के लिए वर्क डन निकालना है। तो देखो द फॉलोइंग, ये तो पूरा वही चल रहा है, देखो वही ट्रांसफार्मर वाला, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ट्रांसफार्मर डेफिनेटली आता ही है। ठीक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन सी बोल रहा, ये देखो प्रिंसिपल, मतलब कुल मिला के जो ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें कंप्लीट ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल आपको करनी है। ठीक है, अजम्पशंस बताने हैं कि क्या अजम्पशन हम मानेंगे। ठीक है, वो सर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये हीट लॉस आप लिख सकते हैं, एडी करंट है ना, रेजिस्टिविटी, ये सब आप लिख सकते हैं। अब 33 में बोल रहा है गॉस लॉ का यूज़ करके आप ड्राइव करो स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी। तो आपको इन्फिनिटी लाइन है, इन्फिनिटी चार्ज लाइन है, उस पर आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करना है आपको। तो देखो ये रहा डेरिवेशन, इसका इस तरीके से करेंगे हम, इन्फिनिटी एक लाइन ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे जो कि हमारा सिलेंड्रिकल होगा। तो फिर क्या करेंगे हम, इसका एरिया वेक्टर कितने होंगे, एक ये एरिया वेक्टर हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। तो देखो ये तो एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखो ये जो हमारा चार्ज है किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, ये ऐसे एमिट करेगा ना अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और इसका एरिया वेक्टर भी इसी साइड होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते, देखो यहाँ पे जो एंगल 0 हो गया, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस में आता है ना फॉर्मूला, E.ds cos 0। तो cos 0 हो गया, तो cos 0 कितना होता है 1, और यहाँ पे क्या होंगे cos 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, cos 90 हो गया। cos 90 हो गया मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो हम ये जो 2 सरफेस ये 3 सरफेस लिखे, 1 2 कर्व और ये तीसरा, तो 1 और 3 तो 0 जाएंगे, परपेंडिकुलर होने की वजह से 3 ही बचेगा सिर्फ। तो हमारा ये वाला बच जाएगा, बाकी ये दोनों, सॉरी ये वाला बच जाएगा और ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया E इंटू डी ए क्या होता है, 2πRL होता है हमारा। तो हम इसको 2πRL हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब हम दूसरा इसमें वो क्या कहते हैं, गॉस लॉ लगा देंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, ये हमने गॉस लॉ ही लगाया था। ठीक है, अब हम एक और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो कि होता है Q/ε0। तो देखो एक हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया, एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब दोनों फ्लक्स ही हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा, देखो यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया, और जब इक्वेट कर देंगे हम तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ठीक है, और हाँ चार्ज को आप λ/L लिखना मत भूलना, वरना आपका 1 मार्क्स शायद कट भी सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। देखो ये रहा ग्राफ, आपको ग्राफ पहले तो आपको पता है ई क्या होता है, ई होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
जितना आर डिस्टेंस जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू। आपको वर्क डन निकालना है चार्ज क्यू को फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप जब ला रहे हो उसको, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, एज पर सिचुएशन चार्ज क्यू केप्ट एट डिस्टेंस R2। माना कि चार्ज R2 डिस्टेंस पीछे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी लाइन है, ठीक है, इन्फिनिटी वाली, ये रखा हुआ है, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, R2 थोड़ा, तो क्या कहते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। W वर्क डन क्या होता है, F.dr होता है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, हम R2 से R1 ला रहे हैं, तो इनिशियल से फाइनल तो हम इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर थोड़ा हम इसको ब्रिंक करके लाएंगे तो R1 R2 डिस्टेंस तक, तो हमारा क्या वर्क डन कितना होगा, तो हम इसको R2 से R1 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वही जो हमारा इसका एक्सप्रेशन निकला था, उसी एक्सप्रेशन को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/r हमारा लास्ट में बचा रहेगा। 1/r का इंटीग्रेट करेंगे तो log r हो जाएगा, उसका इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है सैम्पल पेपर का, ए पार्टिकल मास m माइनस क्यू एंटर इन ए रीजन। जो हमारा एक m मास का पार्टिकल है, ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, -q है, वो एंटर करता है रीजन टू चार्ज प्लेट। देखो आप देखेंगे तो ज़्यादा से समझ आएगा। देखो 2 चार्ज प्लेट हैं, इसी को जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो देखो 2 चार्ज प्लेट है हमारी, एक चार्ज प्लेट ये है, एक चार्ज प्लेट ये है। ठीक, तो इसमें हमने एक -q हमने चार्ज इसमें भेजा जिसका मास m है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ होती हैं, प्लस से नेगेटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं। और अब देखो ये इस साइड जा रहा है F=q लगा के, और ये इस साइड क्या कहते हैं इसको, धक्का दे रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इस हिसाब थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि देखो ये कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज ऑलवेज प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब माइनस चार्ज यहाँ आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, प्लस चार्ज की तरफ आएगा, तो कुछ इस प्रकार से इसका पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उसके आगे क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी टू चार्ज प्लेट्स इनिशियल मूविंग x विथ स्पीड vx। पहले वो x के डायरेक्शन मूव कर रहा है vx स्पीड से। लेंथ प्लेट की कितनी है, l है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेंटेन बिटवीन 2 प्लेट्स। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में मेंटेन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्टिकल डिफ्लेक्शन, हमें शो करना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इन फार एज फ्रॉम ये। ठीक है, एजेस इतना। तो ये क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है डिफ्लेक्शन की, जो हमारे ये जो प्लेट से जो हमने देखो, ये हमने इलेक्ट्रॉन, हमने ये हमारा जो चार्ज जा रहा था, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिफ्लेक्ट जितना हो रहा है वाई की तरफ, वो हमें निकालना है वाई, मतलब हमें ये वाई निकालना है कि वाई क्या होगा। यही तो डिफ्लेक्शन होगी हमारी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कि वाई क्या होगी हमारी। ठीक है, तो हम चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे x को 0, क्योंकि स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, 0 ही तो मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 और x2 को, x1 और y1 को हम मान लेंगे 0। फिर x2 क्या होगा, x2 हमारा देखो, x2 हमारा कितना है, l है, और y2 कितना है हमारा, और y2 कितना है हमारा, y है। तो हमारा स्टार्टिंग में हमने 0 माना था, यहाँ से स्टार्ट है 0,0 से। फिर हम जब ये l डिस्टेंस चल चुका है तो हम x2 को l मान लेंगे, y2 को y मान लेंगे। ठीक है, उसका देन सिंपली क्या करेंगे, इसमें एस्केलेशन निकालेंगे कि y की तरफ कितनी एस्केलेशन हो रही है। तो एस्केलेशन का फॉर्मूला होता है F/m। F का वैल्यू होती है QE, तो आप QE/m लिख सकते हैं। तो y की तरफ एस्केलेशन कितनी आ गई, QE/m। तो देखो अब सिंपली आप देखो, अब x की तरफ आप देखो, अब आप क्या करोगे, x की टर्म से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, वही न्यूटन की जो 3 इक्वेशन होती है उसमें जो सेकंड फॉर्मूला होता है S=ut + ½ at²। उसमें आप एक बार इनिशियल वाले के लिए लगा दोगे, एक और फाइनल के लिए लगा दोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका ये 100 हो जाएगा। आपको 100 ही तो करना है ये। तो देखो आप y2 - y1 करेंगे। फिर देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले x वाले निकाल लेते हैं। x के लिए क्या करेंगे, y2 - 1, y2 कितना है l, y1 कितना है 0। ठीक है, ux कितना है, ux ही लिख देंगे, टाइम को t लिखेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में जब ये x और y जब 0 रहेंगे उस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केलेशन, उस टाइम एस्केलेशन 0 होगी। तो एस्केलेशन 0, तो ये पूरा टाइम 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो हमारी टाइम की वैल्यू आ गई कितनी, L/ux।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, पहले हमने पहले के लिए लगा दी, मतलब पहले हमने एक्स वाले टर्म्स के लिए लगा दी, जो एक्स की टर्म होती हैं। अब हम वाई वाले टर्म के लिए लगाएंगे। ऊपर हमने क्या किया था, ये गलती लिखी है यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए, इसको पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस होना चाहिए ये x2 माइनस x1, यहाँ पे गलती से y2 माइनस y1 लिखा है, यहाँ पे x2 माइनस x1 करके एच टी सेम इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 कर लेना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं उसकी। अब हम देखो, हमने x के टर्म में हमने रखा हमने x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू रख दी l, x1 की वैल्यू रख दी 0, और सिंपल हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड निकाल लिया हमने इसको सॉल्व करके। जब टाइम पीरियड हमने x की टर्म में निकाल लिया, अब हम y की टर्म में जाएंगे। तो y की टर्म क्या करेंगे, y2 माइनस y1, uy मतलब u की तरफ हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एस्केलेशन हमारी y की तरफ, और सिंपली हम टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही साथ जा रहे हैं x और y, बस थोड़ा इनका क्या कहते हैं, डायरेक्शन अलग होगी, साथ तो जा रहे हैं तो टाइम पीरियड तो सेम ही होगा। तो जो हमने टाइम के लिए निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम y माइनस y1 हमारा 0 था, प्लस यू वाई, जब वो फाइनल पहुंचेगा तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी, तो यू भी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, यू वाई की टर्म में 0 होगी ना हमारी उस टाइम। फिर हाफ ए टी स्क्वायर, ए हमारी क्यू ई अपॉन एम है, स्टार्टिंग में निकाला था हमने, देखो क्यू ई अपॉन एम, और हमने टाइम की वैल्यू अभी निकाल ली थी जब हमने x2 माइनस x1 इक्वल टू एस इक्वल टू u2 प्लस हाफ ई टी स्क्वायर एक्स के टर्म में जब लगाया था हमने। तो इस प्रकार से हमारी y की वैल्यू ये आ जाएगी, और इस प्रकार से हमने सो भी कर दिया कि y की वैल्यू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2mv(x) का स्क्वायर है। तो ये हमने शो कर दिया है कि इतनी y की टर्म में डिफ्लेक्शन होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं उसका डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नोटिफाई रहने के लिए। और मैं इन आने वाले 30 डेज़ के अंदर हमें एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में क्या, मैं ही आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको पूरे 30 सैम्पल पेपर आपको आने वाले 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। किस किस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट के 30 सैम्पल पेपर आप पर डे करेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो।